हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ये हमारा जो लेसन चल रहा है वो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चल रहा है। कौन सा लेसन चल रहा है? हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। ये यूपी बोर्ड का छठा लेसन है। बाकी आपके बोर्ड का कौन सा लेसन है वो आप जाने, आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा। और अब इस लेक्चर देखो, ये जो हमारा छठा लेसन चल रहा है यूपी बोर्ड का हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। तो हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हाइलो एरीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। इस लेक्चर्स में जो है कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर्स में आपको भौतिक और रासायनिक गुण, उन्हीं भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में बार बार जो है नंबर लगा के पूछे गए हैं। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो है हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि, इनके भौतिक रासायनिक गुण और इनमें जो है इनके जो कुछ कंपाउंड्स एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म क्या है, एथिल ब्रोमाइड क्या है, इनको बनाने की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रयोगशाला विधि, और जो है फ्रेयांस क्या है, ये सब एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले जो आपके यूपी बोर्ड में सिलेबस में जो लेसन आते हैं, इससे पहले का पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, पांचवा लेसन, सभी लेसन के बारे में हमने जो है कंप्लीट जो है डिटेल करके कंप्लीट वीडियो जो है बना दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोस जो है देख सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप तैयारी कर रहे हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक बात ध्यान रखना, ऐसे देखोगे वीडियो समझ में नहीं आएगा। इसको देखने के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठिए और लिख करके जो है समझने का प्रयास कीजिए। जहां कोई दिक्कत होती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका निराकरण हम अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइलो एरीन के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं जो एग्जाम में अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें एरिल हाइलाइडो के या हाइलो एरीन के जो है भौतिक गुण कौन कौन से हैं, तो देख लो एग्जाम में ये सब जो है पूछे गए हैं। तो इनके जो भौतिक गुण अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात है क्लोरो, ब्रोमो तथा आयोडो बेंजीन। कौन कौन से बेंजीन? एक क्लोरो बेंजीन, दूसरा ब्रोमो बेंजीन और तीसरा आयोडो बेंजीन। अरे बेंजीन है ना, कह रहा है क्लोरो ब्रोमो, जैसे ये आपका बेंजीन है, इस पर Cl लगा हो तो क्लोरो बेंजीन, अगर Br लगा होगा ब्रोमो बेंजीन, और I अगर लगा होगा तो आयोडो बेंजीन। और ये जो बेंजीन होते हैं, पहली बात तो रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं रंगहीन? जानते हो, जैसे वाटर होता है, पानी होता है, वैसे ही पानी जैसा होता है, ठीक, रंगहीन होते हैं। और गंधहीन द्रव है। कैसा है? गंधहीन, यानी ये जो है इनमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती। रंगहीन और गंधहीन द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, जाने रहिएगा। क्लोरो कौन कौन से? क्लोरो, ब्रोमो तथा आयोडो, यानी क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन तथा आयोडो बेंजीन रंगहीन गंधहीन द्रव है। रंगहीन गंधहीन द्रव है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। चलो दूसरा देख लेते हैं। समान एरिल समूह के लिए, जैसे मान लीजिए हमारा अलग अलग हाइलो एरीन है, तो अलग अलग हाइलो एरीन है जिनमें जो इस एरिल समूह है, एरिल समूह मतलब ये बेंजीन, AR का मतलब होता है ये यहाँ पे, ये इतना जो है एरिल समूह है, ठीक। तो अगर मान लीजिए सब में एरिल समूह समान हो, जितने भी हमारे हो सब समान एरिल समूह के हैं, यानी बेंजीन रिंग ही हो, और दूसरी बात उसमें जो हाइड्रोजन लगा हो, हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन है ना, यानी ये हमारा समान हो और जो ये ग्रुप लगे हो अलग अलग हो। तो अगर इसमें हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें कि किसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होगा, तो एक चीज ध्यान रखना, जो नीचे वाला हमारा एटम एलिमेंट्स है, आई है, आयोडो है, आयोडीन है, ये आई जिसमें लगा होगा इसका गलनांक जो है, गलनांक और क्वथनांक जो है सबसे अधिक होगा। यानी कहने का मतलब अगर देखा जाए तो ये हमारा जो एरिल हैलाइड है, आई, इस सबसे ज्यादा इसका होगा, और एक ही टाइप के एरिल समूह लगा है, आई के बाद फिर Br वाला होगा। और इस तरीके से कहने का मतलब नीचे वाला एलिमेंट से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे, क्यों ऐसा होता है, पहले कारण जान लो क्यों होता है। आप जानते हैं इसका कुछ ना कुछ जो है, मान लीजिए एटॉमिक मास होगा तो साथ में आई का एटॉमिक मास ज्यादा होगा, आयोडीन का परमाणु क्रमांक अधिक है तो परमाणु भार भी ज्यादा होगा। तो कुल मिला के अगर इसका परमाणु भार निकालोगे इनकी अपेक्षा, तो इनसे ये अधिक होगा। क्या होगा?
इनसे जो है ये अधिक होगा। तो इनका परमाणु भार अधिक होने के कारण जिनका परमाणु भार अधिक होगा उनका जो है गलनांक व क्वथनांक भी अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कहा गया समान एरिल हैलाइड में जो हमारा हाइड्रोजन लगा होगा तो सबसे ज्यादा आई यानी आई वाला अधिक होगा, फिर Br वाला कम, उससे कम, Cl वाला उससे कम, F वाला उससे कम, और जिसपे हाइड्रोजन लगा होगा सबसे कम होगा। क्या कम होगा? गलनांक व क्वथनांक कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यह आई लगा है तो इसका जो है हमारा परमाणु भार जो होगा ज्यादा होगा। जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाते हो वैसे वैसे परमाणु भार घटता जाता है। रीजन समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देख लेते हैं इसी में कि समान हाइड्रोजन परमाणु। अब समस्या ये है कि मान लीजिए ये हमारा दो है और दोनों में इसमें भी F लगा हो, इसमें भी F लगा हो, समान प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु लगे हो तो एरिल हैलाइडों का भार बढ़ने पर गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप ये एक बेंजीन रिंग लगाए हो, इसी में अगर आप दो हाइड्रोजन ये एरिल समूह लगा दिए हो तो इस टाइप के अगर देखा जाए तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाता है, अरे एक से दो लगाओगे तो इससे परमाणु भार ज्यादा नहीं होगा, तो जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका अणुभार बढ़ता जाएगा। अरे अणुभार बढ़ेगा, अणुभार जिसका ज्यादा होगा उसका जो है गलनांक व क्वथनांक अधिक होगा। वही बात आई ना, जो बात यहाँ हमने कहा वही बात यहाँ भी लागू होती है। समझ में आ गई बात। चलो अगला देख लेते हैं। हाइलोएरिन ध्रुवीय अणु है, यानी जो हाइलोएरिन होता है ये पोलर होता है, इसमें ध्रुव का निर्माण होता है। तो हाइलोएरिन ध्रुवीय अणु है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये फिर भी जल में आविलेय है, यानी जल अब चूंकि देखो पहली बात तो ये क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक होने के कारण जल में वैसे भी आविलेय होंगे। अब समस्या है कुछ घुलते हैं, कौन घुलते हैं अभी तो नहीं मिला है, जब मिलेगा तो बताएंगे। तो ये फिर भी जल में आविलेय है। क्यों आविलेय है? क्योंकि ये जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं और ना ही जल के जालक यानी बंध के जालक को तोड़ने में सक्षम होते हैं, इसीलिए जल में आविलेय है। देखो जो कंपाउंड जल के साथ जो ऐसा कार्बनिक यौगिक जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, कौन सा बंध बनाएगा? हाइड्रोजन बंध, डॉटेड बॉन्ड क्रिएट करेगा, वही जो है जो क्या होगा जल में विलय होगा, अन्यथा कोई कार्बनिक यौगिक जल में विलय नहीं होगा। वही जल में विलय होगा जो हाइड्रोजन के साथ डॉटेड बॉन्ड बनाए। कौन होते हैं? अब आज जान ही लो। एक आपका एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल जल के साथ डॉटेड बॉन्ड बनाता है इसीलिए जल में विलय होता है। दूसरा आपको और मिल जाएंगे जैसे एसिटिक एसिड हो जाएगा, ये भी थोड़ा जल में विलय होता है। इस तरीके से एक आध दो चार आपको मिल जाएंगे जो जल में विलय होंगे, बाकी आप अपने माइंड में रखे रहो, बाकी सब जल में अविलय होते। तो कहाँ विलय होगा? कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। अरे कार्बनिक यौगिक है तो क्या किसी दूसरे में विलय होगा? कार्बनिक विलायकों में ही विलय होगा। क्लियर हो गया इतना? अगला है सभी एरिल हैलाइड जल से भारी द्रव है, यानी अगर आप जल में इनको डालोगे तो नीचे एरिल हैलाइड होगा, ऊपर आपका पानी होगा, यानी जल से भारी द्रव है। इनका घनत्व क्रम में घटता है। कैसे घटता है? आयोडाइड वाला जो होगा एरिल हैलाइड यानी एरिल आयोडाइड जो होगा इसका घनत्व ज्यादा होगा। क्यों? एक रीजन यही से पकड़ लो, इसलिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, परमाणु भार अधिक होगा। तो जैसे जैसे परमाणु भार घटता जाता है वैसे इसके घनत्व का क्रम भी घटता जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि एरिल हैलाइडों के जो आपके भौतिक गुण हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है इनके जो है प्रमुख रासायनिक गुणों की बात करेंगे, जो एग्जाम में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सब आपके खूब नंबर लगा के पूछे गए होंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए हम देखते हैं एरिल हैलाइडों के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कौन से। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें हाइलोएरिन के प्रमुख रासायनिक गुण तो एक बात अपने दिमाग में बिठा के रखना, जो हाइलोएरिन होते हैं ये हाइलोएरिन जो है दो तरीके से रासायनिक अभिक्रिया करता है। ये दो तरीका कौन कौन सा है? तो पहला तरीका एक आप अपने दिमाग में देखो, ऐसे याद रखोगे करोगे तो याद नहीं होगा, इसको आप केमिकल प्रॉपर्टीज को दिमाग में बिठा के याद करो। ये दो तरीके की अभिक्रिया ज्यादा करता है। कौन कौन से तरीका? एक तो आपका है CX बंध की अभिक्रिया, यानी इसमें जो है आपकी बहुत सारी अभिक्रियाएं जो है देखने को मिलेगा। कैसा CX बंध? मान लीजिए ये हमारा हाइलोएरिन है ये, और इस पर X लगा है, तो आपका यहाँ इस कार्बन से इस हाइड्रोजन को हम CX बंध बोलते हैं। कौन सा बंध बोलते हैं? CX बंध। यानी यहाँ का जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन लगा है ये CX बंध है। तो जितनी भी अभिक्रिया होगी इसी हाइड्रोजन पर अभिक्रिया होगी, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा
और यही निकलेगा, यही लगेगा। यानी जो भी अपक्रिया होगी केवल इसी हाइड्रोजन के साथ जो है अपक्रिया होगी, ये हटेगा दूसरा लगेगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को CX बंध की अपक्रिया जो है कहा गया। समझ में आ गई पहली बात कि नहीं? यानी जितने भी अपक्रिया देखने को मिलेगा इस पूरे बेंजीन रिंग में कहीं कुछ नहीं होगा, जो भी होगा केवल X पर ही आपको अदला बदली या जो भी ग्रुप लगेगा सब इसी पर देखने को मिलेगा। पहली बात क्लियर हो गई। और दूसरे टाइप की अपक्रिया है बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन अपक्रिया। यानी इसमें जो है क्या होगा कि हमारा बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग पे कोई ना कोई हाइड्रोजन लगा होगा, तो इस हाइड्रोजन पर कुछ नहीं करना है। अब की जो कुछ अपक्रियाएं देखने को मिलेंगी वो केवल यहाँ पर करना है, यानी यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। यानी बेंजीन रिंग के नाभिक में जो है आपको कोई ना कोई प्रकार की अपक्रिया जो है देखने को मिलेगा। यानी अब की बार ये ऐसे ही रहेगा। अब जो भी लगना होगा निकलना होगा ये बेंजीन रिंग से जो है अपक्रिया अटैचमेंट करके देगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को बेंजीन रिंग में प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोनों समझ में आ गया होगा। अब हम जो अपक्रियाएं बार बार पूछे गए हैं इसको भी देखेंगे और इनको भी देखने वाले हैं। समझ में आ गई बात? देखो भाई, सबसे पहले प्रकार की जो आपकी अपक्रिया देखने को मिलेगी डाउ अपक्रिया मिलेगी, डाउस रिएक्शन। ये डाउस रिएक्शन क्या होता है? हमने आपको कहा पहले टाइप की अपक्रिया हम Cl बंध की अपक्रिया देखेंगे, यानी जिसमें कार्बन और जो क्लोरीन लगा होगा इन क्लोरीन के बीच अपक्रिया देखने को आपको मिलेगी। तो इसमें सबसे पहला है डाउ प्रोसेस। ये डाउ प्रोसेस क्या होता है? तो देखिए डाउ प्रोसेस में होता क्या है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है, क्या कौन होता है? क्लोरोबेंजीन जलीय NaOH किसके साथ? जलीय NaOH अथवा KOH के साथ जो है 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया करते हैं और फिर जो है फिनाल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखो ये आपका है C6H5Cl, ये आपका है क्लोरोबेंजीन। कौन है ये? क्लोरोबेंजीन है। और यही क्लोरोबेंजीन जो है जलीय NaOH, ये जलीय होगा भाई, जलीय। कैसा होगा? जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आई बात कि नहीं? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो अब ये रिएक्शन कब करेगा? 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। कितने पर अपक्रिया करेगा? 200 वायुमंडलीय दाब पर और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। बड़ा आसान रिएक्शन है। आसान रिएक्शन इसलिए है कि आपको ठीक से पता है। क्या पता है? कि ये जो Na होता है, Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो Cl होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जाहिर सी बात है C6H5 पर जो है प्लस चार्ज होगा। इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, बस बना तैयार। तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए C6H5 और क्या है? OH, और तो क्या बना है? NaCl। ये आपका है सोडियम फिनाक्साइड कह लीजिए, या इसी को सीधा सीधा फिनाल कह लो, फिनाल। ये फिनाल है और ये सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात? यानी डाउ प्रोसेस में क्या है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया 200 वायुमंडलीय दाब पर 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपक्रिया कराते हैं तो फिनाल बनता है, जो कि एक डाउ प्रोसेस कहलाता है। तो ये एग्जाम में खूब पूछा गया है, फिनाल बनाने की विधि में पूछा गया है। ठीक, और यहाँ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाएगा। किसका? हाइलोरीन का। समझ में आ गई बात ना? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम दूसरी अपक्रिया की बात करें तो अपचयन अपक्रिया, यानी जो हाइलोरीन होते हैं ये अपचयन अपक्रिया भी देते हैं। तो अपचयन अपक्रिया जैसे मान लीजिए ये हमारा C6H5Cl है, अगर इसका हम जो है अपचयन कराते हैं किसके साथ? LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaCl2H5OH, या तो आप सोडियम एल्यूमिनियम ग्रुप ले लीजिए C2H5OH के साथ कराइए, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ Cl बना लेगा, एक हाइड्रोजन यही लग जाएगा तो ये C6H6 बन जाएगा और फिर जो है HCl बनेगा। HCl जो है प्राप्त होगा। ये जो बना है ये बेंजीन कहलाता है। बात समझ में आएगी? देखो अगला जो है
Mg के साथ अपक्रिया यानी मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया। तो देखो जो हैलोएरिन होते हैं ये मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया करते हैं। देखिए जो हमारा फ्लोरो होता है, फ्लोरोबेंजीन की अपेक्षा जो है ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन जो है मैग्नीशियम के साथ आसानी से अपक्रिया करता है। कैसे अपक्रिया करता है? देखिए ये हमारा C6H5Cl है, क्लोरोबेंजीन है। इस पर अगर हम मैग्नीशियम धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं THF, इसको ध्यान रखिएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, क्या नाम है इसका? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो ये बनता है C6H5MgCl बनता है, जो कि एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। क्या है ये? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी तीसरी अपक्रिया जो है मैग्नीशियम के साथ अपक्रिया है। यानी जब हम क्लोरोबेंजीन को, ये कौन है? इसको आप जाने रहो भाई, क्लोरोबेंजीन है। क्या है ये? क्लोरोबेंजीन, जिसे आप एरिल हैलाइड कहते हैं या हैलोएरिन कहा जाता है। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ THF की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। समझ में आ गया? चलिए अगली अपक्रिया देख लेते हैं। अगली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है वो है फिटिंग अपक्रिया। देखिए फिटिंग अपक्रिया और उड्स फिटिंग अपक्रिया दोनों अपक्रियाएं एग्जाम में खूब पूछे गए हैं। तो अगर हम फिटिंग अपक्रिया की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है सोडियम धातु के साथ जो है ईथरीय माध्यम में अपक्रिया करते हैं और डाइफेनिल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए ये हमारा है C6H5Cl है और ये हमारा Na है, सोडियम मेटल है, और ये C6H5Cl है। ये जो है ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में गर्म किया जाएगा। तो एक फेनिल समूह ये है, ये फेनिल, ये जो आपको C6H5 है इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और इस पर Cl लगा रहेगा। समझ में आई बात कि नहीं? इसको ऐसे बना सकते हो तो आगे जो बनेगा इसको ऐसे फेनिल समूह बना के दिखा देंगे, ऐसे हो जाएगा और दूसरा जो है इसी पे लगा होगा। तो एक फेनिल ये हो जाएगा, एक फेनिल ये हो जाएगा और 2 NaCl हमारा निकल जाएगा। तो इसे बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं? डाइफेनिल, या हिंदी में बाइफेनिल कह सकते हैं। तो आप कहिए इसको कि जब हम क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और ये ड्राई ईथर है, जब हम क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो डाइफेनिल बनता है। यह अपक्रिया जो है कौन सी अपक्रिया? फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। फिटिंग अपक्रिया में दोनों एरिल हैलाइड जो है सेम होंगे। और अगले टाइप की अपक्रिया जो है, अगला जो उड्स फिटिंग अपक्रिया है सेम इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अंतर रखना है। इसमें क्या करना है? C6H5Cl ले लेना, साथ में Na तो लोगे ही लोगे, और दूसरी बार यहाँ पे हम जो ले लेंगे CH3Cl ले लेंगे। यानी ये हमारा मेथिल क्लोराइड होगा। क्या होगा? ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा। और ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। बाकी हमारा ये जो है सोडियम मेटल्स रहेगा ही रहेगा और ये भी वही रहेगा ड्राई ईथर शुष्क ईथरीय माध्यम में। तो होगा क्या? ये Cl जो है इस वाले Cl के साथ NaCl बना लेगा और ये इसी पे लग जाएगा। तो हमारा जो बनेगा ये हमारा फेनिल समूह रहेगा और इस पर CH3 लग जाएगा और जो है NaCl निकल जाएगा। ये बन जाएगा टाउलेन। क्या बन जाएगा? टाउलेन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथरीय माध्यम में कराते हैं तो टाउलेन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया उड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। उड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड होगा और दूसरा एरिल हैलाइड होगा, बाकी सब सेम होगा। और फिटिंग अपक्रिया में दोनों जो है एरिल हैलाइड ही होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें दोनों एरिल हैलाइड सेम होते हैं और सेम से जो है निकलता है तो दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये है आपकी हैलोएरिन की ये जो प्रमुख अपक्रियाएं हैं जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे
हाइलोएरिन की जो नाभिकीय प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है वो कौन कौन सी है? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम ऐसी अपक्रिया की बात करेंगे हाइलोएरिन की जो बेंजीन नाभिक की अपक्रिया करते हो, यानी बेंजीन नाभिक जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। बाकी जो हाइड्रोजन समूह लगा होगा वो वैसे का वैसे रहेगा। तो इसमें सबसे पहली अपक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, हाइलोजनीकरण। कौन सी अपक्रिया है? हाइलोजनीकरण, हाइलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है, हाइलोजिनेशन। ठीक, ये हाइलोजनीकरण अपक्रिया है। हाइलोजनीकरण अपक्रिया में भाई हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराना होता है। कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, अब क्लोरोबेंजीन पर हम Cl2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeAlCl3 की उपस्थिति में। अब जाहिर सी बात है, जब हम क्लोरोबेंजीन पर, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर Cl2 की क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeAlCl3 की उपस्थिति में। तो देखो, अब आप जानते हैं ये हमारा जो बेंजीन होता है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी इस टाइप के स्ट्रक्चर में चारों तरफ यहाँ पे Cl लगा है और सब जगह पे हाइड्रोजन एटम जो है लगा होता है और एक के बाद एक अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब चाहे आप आर्थो पे जोड़ोगे और चाहे पैरा पे, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो अब जहां जुड़ेगा ये हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। मान लीजिए यहाँ आप जोड़ रहे हैं, यहाँ Cl एक लगेगा, HCl बना लेगा, या तो यहाँ लगेगा तो यहाँ HCl बना लेगा। तो ये दोनों तरीके से यानी आर्थो और पैरा क्लोरोबेंजीन दे सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे HCl निकालेंगे और ये ऐसा भी बन सकता है, यानी ये आपका Cl रहेगा ही, यहाँ Cl लग जाएगा, या हो सकता है ऐसा ना बना हो, ऐसा बन गया हो, यहाँ Cl लग गया हो, बाकी आपका HCl बनेगा है। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बन सकता है या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन भी बन सकता है। दोनों में से कोई बनेगा और ज्यादा मात्रा में लोगे तो दोनों बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? यानी जब हम क्लोरोबेंजीन के क्रिया क्लोरीन के साथ अथवा ब्रोमीन के साथ कराते हैं FeAlCl3 की उपस्थिति में, तो हमें आर्थो या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाइलोजनीकरण कहलाती है। समझ में आ गया होगा हाइलोजनीकरण क्या है? देखो भाई, अगली जो अभिक्रिया है नाइट्रीकरण है, यानी क्लोरोबेंजीन पर हम नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कराएंगे। कैसे कराओगे? देखो, ये हमारा है क्लोरोबेंजीन, ये हमारा Cl लगा है, क्लोरोबेंजीन है, इस पर हम जो है HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। किससे कराओगे? नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया कराओगे। किस पर? क्लोरोबेंजीन पर, क्लोरोबेंजीन पर अभिक्रिया कराओगे। अब HNO3 की अभिक्रिया कभी भी किसी के साथ जो है अकेले नहीं मिलेगा, ये इसकी बस की बात नहीं होती है। इनको अभिक्रिया कराने के लिए हमें कांग H2SO4 लेना पड़ेगा, यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया करेंगे। और करेंगे तो क्या करेंगे? ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही अभिक्रिया करेंगे। और करेंगे, देखो HNO3 लिखा है ना, HONO2, यही तो HNO3 है, HNO3। तो ये एक इसमें OH समूह होगा निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। जहां कहीं से जुड़ेगा, चाहे आर्थो पे जुड़ेगा चाहे पैरा पे, तो वहां से H निकलेगा, तो एक H और मिला करके ये बना लेगा H2O, तो ये NO2 समूह वहां पर लग जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। एक तो Cl यहाँ है ही है, एक NO2 यहाँ लग सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है आपका HCl रहेगा, यहाँ NO2 लग सकता है। तो ये हो जाएगा आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और ये होगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। समझ में आई बात कि नहीं? कहने का मतलब ये है, देखो ये आपका क्लोरोबेंजीन है, HNO3 के साथ क्रिया कराओगे, NO2 लगेगा, तो आप सोच रहे हैं आर्थो क्लोरो, यानी क्लोरो मतलब आर्थो पे लगा है। देखिए ये ग्रुप बड़ा है, तो बड़ा ग्रुप होने के कारण जो नामकरण किया जाता है, भले बाद में लगा हो लेकिन इनको हम बाद में मानेंगे, तो इनकी ये आर्थो पोजीशन होगी
और इससे सामने वाला पैरा पोजीशन होगा। समझ में आई बात कि नहीं? आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन दोनों में से कुछ भी बन सकता है या दोनों बन सकता है। कब? जब कांग H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की अपक्रिया जो है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे कराएंगे तो एक तो आपका H2O निकलेगा। ध्यान रखिएगा, ये भाई HOH मिलकर H2O बनाएगा तो यहाँ निकाल देंगे और बाद में जो है ये दोनों बनेगा। समझ में आई बात कि नहीं? आप चाहो तो यहाँ पर भी H2O लिख सकते हो और इसको बड़े ब्रैकेट में करने के बाद। समझ में आ गई बात? चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं। अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण या इसी को अंग्रेजी में सल्फोनेशन कहा जाता है। तो देखो बेंजीन रिंग पर जो है H2SO4 की अपक्रिया कराना सल्फोनीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में आपका क्लोरोबेंजीन है, हाइलोएरिन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इस पर हम जो है H2SO4 की अपक्रिया कराएंगे। तो एक बात ध्यान रखना, ये हमारा क्लोरोबेंजीन तो है ही है, क्लोरोबेंजीन, और इस पर जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक का कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की अपक्रिया कराएंगे तो होगा क्या? इसको जब गर्म करेंगे तो भाई आप जानते हैं H2SO4 देखो H2SO4 बना है तो यहाँ OH निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो एक OH यहाँ के H के साथ H2O बना लेगा। भाई जाहिर सी बात है H2O बनाएगा, बाकी ये ग्रुप वहीं लग जाएगा तो ये बनेगा आपका, ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ Cl होगा, SO3H हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है यहाँ Cl होगा या SO3H लग जाएगा तो इसका नाम होगा आर्थो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये होगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी दो प्रकार के यानी दो प्रोडक्ट आपको बनेंगे। कब दो बनेगा? जब आप ढेर सारा लिए रहोगे तब बनेगा, या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। इसमें भी आपका SO3H जो है बड़ा ग्रुप होता है तो नाम जो लिखा जाएगा ये समझ लो ये लगाया गया है आर्थो क्लोरो, यानी आर्थो पे क्लोरो हो गया। देखो टॉप के बगल वाला जो होता है आर्थो होता है, सामने वाला पैरा होता है तो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड ये बाद में रहेगा और ये पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा। समझ में आ गई बात? तो ये तो अपक्रियाएं थी हाइलोएरिन के रासायनिक गुण यानी हाइलोएरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज में जो एग्जाम में खूब बार बार पूछे गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी अपक्रियाएं आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से करते रहिए। फिर मिलते हैं।